5 दिन क्लास ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। तो हम लोग जो 5 क्लास में क्या सीखा था, 2 एस्पेक्ट, एक ट्रांजेक्शन रहता था, उससे हम लोग 2 बातें निकालते थे, उसमें एक डेबिट होता था और एक क्रेडिट होता था, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग जो सीखेंगे जर्नल सीखेंगे। क्या सीखने जा रहे हैं? जर्नल, ठीक है। तो जर्नल, जर्नल क्या होता है पहले इसको समझना है। और जनरल क्या होता है, देखिए यदि आप चालू लैंग्वेज में बोलोगे ना तो जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। क्या होता है? इट इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। मतलब देखिए आप जब भी अकाउंटिंग करोगे सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? ट्रांजेक्शन आएगा। ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? लेन देन करना। उस ट्रांजेक्शन से आपको जर्नल पास करना होगा। क्या पास करना होगा? जर्नल से बनेगा लेजर। सर लेजर भी एक चैप्टर है। लेजर ही मतलब हो गया खाता को मेंटेन करना। जैसे बैंक में कितना बैलेंस है तो लेजर देखना पड़ेगा। मान लो मिस्टर राम को सामान बेच रहे हो, पैसा ले रहे हो, बेच रहे हो, ले रहे हो ना, बेच रहे हैं, कुछ पैसा मिल रहा है, तो फिर इस केस में भी क्या देखना पड़ेगा? लेजर। तो सर अभी तो हमको सीखना जर्नल, तो उसके बाद लेजर बनता है। लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस के बेस पे हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट। क्या बनाते हैं? ये जितने भी आपको बताया है ना, ये सब एक चैप्टर है। फिर इसके बाद लास्ट में हम लोग आ जाएंगे ट्रांजेक्शन पे, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को हम लोग अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग साइकिल। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, द अबव प्रोसेस इज नोन एज अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। खैर इसको छोड़ो, पहले अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है उसको बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग को क्या मिलेगा बोलो? ट्रांजेक्शन। उससे क्या पास करेंगे? जर्नल। उससे क्या पास करेंगे? लेजर। लेजर से ट्रायल बैलेंस, से फाइनल अकाउंट, उसके बाद ट्रांजेक्शन। अब देखिए जर्नल क्या होता है? प्राइमरी एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब ट्रांजेक्शन को फर्स्ट कहां हम लोग रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। तो जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री हो गया। क्या हो गया? बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। ये हो गया 1 नंबर बात। इसको आप 1 नंबर या ऐसे करके हैशटैग देके, ये एक पढ़ाई का पार्ट हो गया। आगे का जो पढ़ाई का पार्ट होगा अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। बाद में नोट करोगे, बाद में कर लेना, कोई असुविधा नहीं है, ठीक है। चलिए जिसको भी नोट करना होगा नोट कर लीजिए, नहीं तो आगे चल के करना ही पड़ेगा। तो ये एमसीक्यू में भी आता है, प्राइमरी एंट्री को अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जर्नल क्या प्राइमरी एंट्री है कि सेकेंडरी की, बोथ ऑफ देम। तो एमसीक्यू में आपको प्राइमरी एंट्री करना है, ठीक है। एग्जाम में कुछ थ्योरी क्वेश्चन आता है जो एमसीक्यू भी रहता है और एसीक्यू भी रहता है। तो एमसीक्यू वाला जो भी रहता है आपको कहीं कहीं हम जब चैप्टर वाइज जो क्लास देंगे उसमें मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगता है बता देंगे, और एसीक्यू आपको दे देंगे क्वेश्चन के साथ आंसर, वो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े हम लोग। तो अकाउंटिंग साइकिल भी समझे, जर्नल का कुछ मतलब समझा कि पहला स्टेज होता है ट्रांजेक्शन के बाद रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट कैसा होता है? बैठ जाओ, फर्स्ट वाला बेंच में बैठ जाओ। देखिए आइए, फॉर्मेट कैसा होता है जर्नल का, यदि बात करो तो फॉर्मेट कैसा होता है। तो देखिए ऊपर में हम लोग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ। जो भी, जिसका भी आपको ट्रांजेक्शन दिया रहेगा, जिस भी कंपनी का, उसका नाम होगा, समझ गए? जिस भी कंपनी का होगा उसका नाम होगा। उसके बाद अभी हम जर्नल एंट्री पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में पहला चीज पढ़ा है कि जर्नल एंट्री क्या होता है? प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री होता है आपको। उसके बाद अकाउंटिंग साइकिल सिखाया कि जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। ये सब चैप्टर है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो जर्नल हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें पहले इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे कंपनी या फर्म का नाम आएगा जिसके लिए आप अकाउंट से काम करोगे। जैसे मान लो आप यहाँ पे रिलायंस लिमिटेड का एंट्री पास करना चाहते हो तो रिलायंस लिमिटेड लिखोगे, ठीक है। उसके बाद ब्लर आ रहा है इसका, अरे वो सही हो जाएगा, जिसको देखना होगा देख के सीख लेगा, थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा। चलिए देखिए इन द बुक्स ऑफ, ये वाला हो गया आपका, ठीक है।
किसका नाम रहेगा यहाँ पे, पार्टनरशिप फॉर्म या कंपनी का नाम रहेगा। उसके बाद हम लोग नीचे में जर्नल हेडिंग डालेंगे, ठीक है, जो जर्नल एंट्री पास करना है ना। उसके बाद देखिए फॉर्मेटिंग क्या होगा, मंथ और डेट होगा, पर्टिकुलर होगा, ये थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा। और एल एफ का कॉलम बनेगा, एल एफ। उसके बाद डेबिट का अमाउंट, और क्या बनेगा, क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है, समझ गए। बस इसमें जो भी ट्रांजेक्शन आएगा उसका डेट डालेंगे। उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन में डेबिट क्रेडिट करते हैं ना, उसको यहाँ पे सजा के लिखेंगे। जैसे हम एक ट्रांजेक्शन लेता है एग्जाम्पल के तौर पे, इसको नीचे में ना, इसको नीचे में हमें ट्रांजेक्शन लिखता है। मान लो 1 जनवरी 2022 को आप बिजनेस स्टार्ट किए, तो ट्रांजेक्शन क्या मिलेगा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इसका हम आपको लॉजिक ऑलरेडी बताया है। मान लो 1 लाख रुपया, तो इसका क्या लॉजिक दिए थे कि जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 बंदा होगा, एक होगा बिजनेसमैन और एक होगा बिजनेस। तो बिजनेस के पास क्या आएगा, बिजनेसमैन क्या करेगा, पैसा से स्टार्ट करेगा, पैसा आएगा। और जो हम लोग आने से डेबिट करते हैं और जाने से क्रेडिट करते हैं, किसके तरफ से सोचते हो, बिजनेसमैन के तरफ से कि बिजनेस के तरफ से, तो बिजनेस के तरफ से सोचते हैं। तो हम मेरे पास क्या आएगा, बिजनेस के पास कैश आएगा तो डेबिट होगा। तो देखिए, तो कैश अकाउंट डेबिट डीआर लिखेंगे शॉर्ट में, ठीक है। जब आप क्रेडिट क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो देखो, जो भी चीज आप बिजनेस में लगाते हो, मेरे तरफ देखो, ठीक है, आज नहीं तो कल वो पैसा किसको वापस करना पड़ेगा, ऑनर को। तो बिजनेस को देना पड़ता है, किसको देना पड़ता है, ऑनर को। और ऑनर को देने से क्रेडिट द गिवर होता है। तो यहाँ पे ऑनर का नाम आएगा, ठीक है, लेकिन ऑनर का नाम तो हम लोग मेंटेन नहीं करता है। उसके जगह बदले पे क्या होता है, जब भी बिजनेस में पैसा डालते हैं कैपिटल, और जब भी ऑनर निकालता है तो ड्रॉइंग बोलते हैं। ड्रॉइंग कैपिटल का उल्टा होता है, ठीक है। आगे देखिए, तो कितना हो गया यहाँ पे, 1 लाख रुपया इधर डेबिट में और 1 लाख रुपया इधर क्रेडिट में। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे 1-2 और ट्रांजेक्शन लिखते हैं और इसमें एंट्री लिखते हैं, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं। इसका आप नारेशन लिखेंगे, तो नारेशन ऐसा बिंग है ना, ये फॉर्मेट में ही है, इसका कोई स्पेसिफिक वैसा नहीं है। बिंग क्यों लिखा गया, फॉर्मेट में है। तो बिंग का मतलब हो गया, बिंग के बाद आपको नारेशन को शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना, ट्रांजेक्शन को शॉर्ट में यहाँ पे लिख देना। तो मेरा तो ऑलरेडी शॉर्ट है ही है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये हो गया मेरा एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। यहाँ डेट डाल दो, डेट क्या है, 1 जनवरी 2022, 22 था ना, 1 जनवरी 2022 है, ठीक है। अब मान लो 5 जनवरी 2023 को, मतलब 5 तारीख को पेड कर रहे हैं सैलरी ₹2000। मतलब ऐसा आपको बहुत सारा ट्रांजेक्शन दिया रहेगा। तो फिर से आपको 2 एस्पेक्ट सोचना होगा दिमाग में। सैलरी देने से क्या होता है, पैसा जाएगा, और सैलरी क्या होगा, खर्चा होगा, तो डेबिट होगा। तो 2 एस्पेक्ट निकला, सैलरी और कैश। मतलब क्या आपको पहले वो 2 एस्पेक्ट सीखना है, तो आंसर है हाँ। फिर उस 2 एस्पेक्ट को यहाँ पे सजा के लिख देना है। तो यहाँ पे डेट डालेंगे 5 तारीख, ठीक है, 1 जनवरी 2023 को। सैलरी खर्चा है तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा डेबिट, और पैसा पेड करने से जाएगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस से कैश जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा कितना, 2000। एक बात बताएं, यहां पे नारेशन लिखेंगे बीइंग पेड सैलरी। तो एक काम करिए ना, ये जो अभी आप जर्नल किए हो ना फॉर्मेट में, इसको बना दो क्वेश्चन। 2 ट्रांजेक्शन है, इसको क्या बना दो, क्वेश्चन या एग्जाम्पल 1। क्या बना दो, एग्जाम्पल 1, और इसको बना दो सॉल्यूशन। मतलब हम अभी जो फॉर्मेट में आपको फॉर्मेट सिखाए, उसमें हम 2 ट्रांजेक्शन अपने मन से सोचा, एक बिजनेस स्टार्ट करना और एक सैलरी देना, ठीक है।
बिजनेस स्टार्ट करना और सैलरी देना। जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और सैलरी देते हैं, तो मेरा फिर ट्रांजेक्शन क्या बन गया? ट्रांजेक्शन बना कैश टू कैपिटल और सैलरी टू कैश। अब सर आप लॉजिक नहीं दिए आज के क्लास में कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, तो आपको याद होगा हम लोग 4-5 दिन से लॉजिक ही सीख रहा है। तो लॉजिक में क्या बोला था उसको भी हम साइड में नोट करना चाहता है। तो साइड में कहाँ पे नोट करें ताकि वो कंटिन्यू रहे क्वेश्चन में, ठीक है? तो कहाँ पे नोट करें? हम इस जगह पे नोट कर दे क्या? ठीक है, चलिए इस जगह में क्या लॉजिक बताया गया, क्या था गोल्डन रूल का लॉजिक? बोला आने से, आपको याद होगा, और बढ़ने से क्या करेंगे? डेबिट। मतलब हर क्वेश्चन में एक चीज पहले सोच के रखेंगे, क्या? आना और बढ़ना 100%, फिर आने से बढ़ने से डेबिट, और जाने से और घटने से क्रेडिट करेंगे, ठीक है? उसके बाद आने जाने में नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे बोलो? क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसको आपको रूल्स को दिमाग में रखना है। इसी रूल्स के बेसिस पे हम यहाँ पे डेबिट क्रेडिट किया। जैसे एग्जांपल में सैलरी लिया, तो सैलरी देने से क्या होता है? खर्चा होता है, तो एक्सपेंस को किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो सैलरी क्या हो गया? डेबिट हो गया। और पैसा आपके पास से जाएगा पेड करने से, तो जाने से क्रेडिट करेंगे, ठीक है? जब आने जाने में नहीं समझ में आएगा तो फिर हम लोग किसके बारे में सोच सकते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। फिर भी आपको नहीं पकड़ में आ रहा तो पर्सनल अकाउंट के बारे में भी सोचिएगा जब किसी पर्सन से ट्रांजेक्शन करोगे, ठीक है? देखो हम आपको जो 40 के आसपास जो ट्रांजेक्शन करा है ना, इसके अलावा बहुत सारा ट्रांजेक्शन था जिसको हम लोग 2 एस्पेक्ट निकाला है। तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा हम क्वेश्चन में भी करा देगा, ठीक है? तो चलिए ये हो गया। अभी आप फर्स्ट में क्या पढ़ा कि जर्नल क्या होता है, सेकेंड में क्या पढ़ रहा है कि उसका फॉर्मेटिंग किस तरह का होता है। तो ये आपको याद रखना होगा। ये पूरा ये जो आपके कॉपी में ना ये वाला एक बॉक्स में बनेगा पूरा, ठीक है? ये समझ में आया? अच्छा ये जर्नल लिखेंगे, ठीक है? ये छोटा सा लिख दे रहा है, मेरे पास जगह का प्रॉब्लम हो गया, जर्नल इसके ऊपर में लिखेंगे, ठीक है? समझ में आया? ये वाला नीचे से कोई बॉक्स बनाना जरूरी नहीं था, बट ये हो गया। आगे बढ़े। मतलब आपके कॉपी में आपको मंथ और डेट का एक कॉलम बनाना होगा, पर्टिकुलर्स बनाएंगे जिसमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, और एक एलएफ का कॉलम बनाएंगे, और एक डेबिट और क्रेडिट बनाएंगे। डेबिट वाला डेबिट में अमाउंट लिखेंगे, देखो ये डेबिट वाला है ना, डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिखेंगे। जब भी कोई चीज क्रेडिट में लिखोगे तो आगे टू बोल के लिखोगे, ठीक है? ये फॉर्मेटिंग है, टू बोल के जो लिखना है, ठीक है? और आपको यहाँ पे ना जगह छोड़ के लिखना है। हम आपको बता भी दे रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश जगह छोड़ के लिखना टू में। जब लिखने जाएंगे देखो हम जगह छोड़ा है ना, ये तरीका होता है लिखने का, जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री है, ये एक एंट्री है, एक एंट्री है। और ये क्या है बाबू जो आप बिंग करके लिख रहे हो? नारेशन है। नारेशन क्या होता है? शॉर्ट में एक्सप्लेन करता है जर्नल एंट्री को। मतलब जैसे देखो होता है क्या, देखो नारेशन क्यों लाया गया, ये नारेशन है ना, ये क्यों लाया गया, इसके पीछे भी लॉजिक है। जब आप रियल में प्रैक्टिकल फील्ड में काम करोगे ना, तो वहां पे आपको हर तरह का स्टूडेंट मिलेगा। मतलब कॉमर्स वाला तो रहता है, ये साइंस वाला भी रहता है। तो साइंस वाला सर कैसे रहता है? सर सिंपल सा बात है, जितने भी टेक्नोलॉजी कंपनी है उसमें तो साइंस का स्टूडेंट चाहिए। वहां भी तो अकाउंटिंग होता होगा, टैक्सेशन का काम होता होगा, टैक्स से रिलेटेड। तो होता क्या है ना कि जो अकाउंटिंग का काम है, ठीक है, उसको तो अकाउंटेंट देखता है, बट मान लो टैक्सेशन वाला को, सॉरी इंजीनियर को समझना है कुछ चीज, तो इजीली तरीका से समझ लेगा कि नहीं? ट्रांजेक्शन देख के तो पढ़ के कुछ तो समझ में आएगा कि हाँ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है, कुछ उसका एंट्री वगैरह कुछ तो है। जैसे एग्जांपल के तौर पे टैली, टैली बनाया कौन है? सॉफ्टवेयर वाला लोग, इंजीनियर ही बनाया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट उसको फ्रेम कौन करके दिया? मतलब फ्रेम मतलब कौन उसके बारे में सोचा है? कोई कॉमर्स वाला ही सोचा होगा ना, किस तरह से मेरे लिए बनाई ऐप या सॉफ्टवेयर। तो वही हो गया यहाँ पे। खैर हम लोग को उतना नहीं सोचना है, हम लोग को ये समझना है कि नारेशन का मतलब हो गया शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन करना ट्रांजेक्शन को, ठीक है? एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेगा, वहां से समझ में आएगा। इसको आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, 2 मिनट का समय दे रहा है। एलएफ का देखो क्या काम है आपको बता देता है। आज के डेट में अकाउंट जो बनता है ना उस टैली में बनता है, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर में हो सकता है, कंपनी का अलग अलग सॉफ्टवेयर, टैली करके खास करके होता है। टैली एक सॉफ्टवेयर होता है। बहुत पहले मुनीम लोग जो अकाउंटिंग करता था ना,
मुनीम लोग जानता है, जो खाता बही में काम करता था, उसके पास एक दिन में किसी किसी कंपनी में 2-2 हज़ार ट्रांजेक्शन रहता था। तो सपोज मान लो ये कैश अकाउंट है, तो एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, ठीक है। मतलब जब हम लोग लेजर बनाएंगे तो किसी पेज में तो बनाएंगे ना, ये कैश का लेजर बनेगा। क्या कैश का क्या बनेगा? लेजर बनेगा। तो आपके पास मान लो 1000 ट्रांजेक्शन है, तो ऐसा आप 1000 ट्रांजेक्शन पास करोगे तो नंबर ऑफ पेजेस लगेगा कि नहीं लगेगा? अब मान लो आपको कैश का पेज देखना है, तो यहाँ पे पहले पेज नंबर लिखता था। तो जैसे ही आपको कैश का लेजर दिखना था, तो कैश के आगे देखो कि कितना नंबर पेज में है, उस पेज में जाके आप अपना लेजर देख सकते हो। मेरे हिसाब से तो बेसिकली यही फंडा था। बट आज के डेट में क्या हो गया, सॉफ्टवेयर आ गया है, तो टैली में जैसे ही आप कैश अकाउंट मारोगे, फटाक से आ जाएगा पूरा उसका ट्रांजेक्शन और डिटेल। और जैसे ही आप ये किसी पार्टी का लेटर देखना चाहते हो, सिंडिकेटर या सिंडिकेटर का या बैंक का लोन का डिटेल देखना चाहते हो, जैसे ही मारोगे तो आ जाएगा। तो ये एलएफ का उतना काम नहीं है, हम एलएफ बता देंगे आगे चल के, ठीक है, कोई असुविधा नहीं है। लेजर बताएंगे तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप सोच लो कि एक फॉर्मेट का पार्ट है, ठीक है। हम हालांकि सारा डिटेल अभी दिया है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए? कर लो, नोट कर लो, 2 मिनट का समय दे देता है। एक और लाइट लगाना पड़ेगा इधर से, तब सही होगा। इधर करना पड़ेगा। चलिए, हाँ फॉर्मेटिंग समझ में आया? मंथ और डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट क्रेडिट, ये पूरा 1 पेज का बनेगा। जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा उतना बनेगा। जैसे अभी मेरे एग्जांपल में कितना ट्रांजेक्शन है? 2 है ना, ठीक है। आपको किसी क्वेश्चन में 10 मिलेगा तो ऐसा 10 बार आपको करना होगा। ट्रांजेक्शन नारेशन, ट्रांजेक्शन नारेशन, डेट के कॉलम में डेट लिखना पड़ेगा, डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में। बस फॉर्मेट आपको समझ के रखना होगा। क्रेडिट में लिखने के पहले टू लिखना होगा, नारेशन लिखने के पहले बिंग लिखना होगा, ठीक है। ये नारेशन लिखने के पहले बिंग लिखना होगा, एक ये तरीका है, ठीक है। आप आ जाइए फटाफट। आप तो ऑलरेडी जानते हो टू एस्पेक्ट निकालना, तो आपको ये गोल्डन रूल में खाली बस डेबिट क्रेडिट सोचना है, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। क्वेश्चन नंबर 1 में मिला एक छोटा सा क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करता है। 2 नंबर ही कर लेता है, चलिए 2 नंबर करता है, 1 होमवर्क दे देगा, ठीक। रेडी? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन 1 जनवरी 2017, ठीक है, मार्चेंट स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैपिटल 50,000। मतलब जो बिजनेसमैन है ना, वो 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। मतलब ये 50,000 क्या है? कैपिटल है, ठीक है। एंड हिज ट्रांजेक्शन फॉर जनवरी 2017, मेरे बुक में जनवरी के लिए पूरा ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। वाज एज अंडर, वेयर एज अंडर्स, ठीक है। तो आपको ये लाइन से 2 तारीख से लेके, देखो जनवरी 2 मिल रहा है क्वेश्चन में, हाँ, जनवरी 15 तक अलग अलग ट्रांजेक्शन है। सभी ट्रांजेक्शन का आपको 2 एस्पेक्ट सोचना है, उसमें एक दिमाग में, अपने दिमाग में डेबिट रखना है, मन में, और क्रेडिट रखना है। फिर उसके बाद उस डेबिट क्रेडिट को किस पे लिख देना है? अपने फॉर्मेट में लिख देना है, ठीक है। बॉट गुड्स फॉर कैश, चलो मेरे साथ साथ बोलो, जो भी यूट्यूब में भी लेक्चर देख रहा है, जो लाइव में भी देख रहा है, आप मेरे साथ साथ सोचिए। बॉट मतलब हो गया खरीदना, बॉट गुड फॉर कैश, सामान खरीदेंगे तो क्या आएगा और क्या जाएगा? सामान आएगा, पैसा जाएगा। तो हम लोग गुड्स के जगह पे किसका अकाउंट बनाते हैं? परचेस, खर्चा है, डेबिट होगा, और पैसा क्या होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं ना, फॉर्मेट ही रेडी करता है, सॉल्यूशन करें, ठीक है। हम ट्रांजेक्शन 1 मिनट पढ़ ही लेता है। चलो जनवरी 2 हो गया, उसके बाद क्या है? जनवरी 4 क्या है? बॉट फर्नीचर वर्थ ₹1700। यहाँ पे अब क्या खरीद रहा है? फर्नीचर खरीद रहा है, तो फर्नीचर आएगा और पैसा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? कैश सेल्स, कैश सेल्स मतलब हो गया कैश में सामान बेचना, तो पैसा आएगा और गुड्स जाएगा, तो गुड्स के जगह पे सेल्स अकाउंट लिखेंगे। उसके बाद क्या है? गुड्स सोल्ड टू बुवाई स्टोर, ये पार्टी का नाम है, बुवाई स्टोर को हम सामान बेच रहा है। और आपको हम लास्ट डे बोले थे ट्रांजेक्शन 2 तरह का होता है, एक कैश ट्रांजेक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यहाँ कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैसे पता चला कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है?
पार्टी का नाम है, ठीक है। जब भी पार्टी का नाम या ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन में लिख देगा तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो आप सामान बुबाई स्टोर को बेच रहे हो उससे पैसा पाना बाकी है तो बुबाई स्टोर को डेबिट करेंगे, और गुड्स आपके पास से जाएगा तो सेल क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गुड्स की जगह पे हम लोग परचेज और सेल एडजस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद पेड फॉर स्टेशनरी, आप स्टेशनरी के लिए खर्चा किया तो स्टेशनरी खर्चा है डेबिट और पैसा जाएगा क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद रिसीव अ कैश फ्रॉम बुबाई स्टोर, तो देखो ऊपर में आप कितना का सामान बेचे हो 2500, नीचे में कितना रिसीव कर रहे हो 2200, तो कैश आएगा डेबिट और बुबाई स्टोर होगा क्रेडिट, क्योंकि आप जब पैसा पाना बाकी था तो डेबिट किए, अब मिल जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। क्या 300 रुपया का डिस्काउंट है यहाँ पे? आंसर है नहीं है, क्योंकि देखो जब आपको इन फुल सेटलमेंट या बोल देगा कि वन टाइम पेमेंट हो चुका है, क्लियर हो चुका है हिसाब, तब डिस्काउंट मानेंगे। आपको 2500 पाना था, आप देख सकते हो 8 तारीख वाला ट्रांजेक्शन दिखिए, बुबाई स्टोर को कितना में बेचे हो 2500 में, बट 12 तारीख को उससे कितना पैसा मिल रहा है 2200। यहाँ पे कहीं पे इन फुल सेटलमेंट लिखा है 12 तारीख को? आंसर है कि सर इन फुल सेटलमेंट तो नहीं लिखा है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 300 रुपया जो नहीं मिला है वो फ्यूचर में पाना बाकी हो जाएगा। ये जो 300 रुपया आप इजिली पता लगा पाए हो ना, ये हम लोग जब लेजर सीखेंगे ना तो वहां पे इसका हिसाब किताब देखेंगे कि किसी पार्टी से कितना मिल चुका है तो कितना बाकी है, उसको हम लोग लेजर में भी सीखेंगे, ठीक है। तो आस्ते आस्ते लेजर का ही बातचीत करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला है, अच्छा रिसीव कैश फ्रॉम बुबाई स्टोर, तो एंट्री क्या होगा बुबाई स्टोर डेबिट, सॉरी रिसीव कैश फ्रॉम बुबाई स्टोर, तो क्या होगा पैसा आएगा कैश डेबिट, और बुबाई स्टोर को क्या करेंगे क्रेडिट, क्योंकि ऊपर में डेबिट किए होंगे पैसा मिलना बाकी था, ठीक है। अभी हम ट्रांजेक्शन बोर्ड पे भी कर देगा। 15 तारीख को क्या किया है, परचेज गुड्स फ्रॉम बापी ट्रेडर। पहले ये बताओ ये कैश ट्रांजेक्शन है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? तो आंसर है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है सर, क्योंकि बापी ट्रेडर पार्टी का नाम दिया है, भले ही ऑन क्रेडिट नहीं बोला है, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेगा, क्योंकि हम आपको बोले थे यदि किसी ट्रांजेक्शन में ऑन क्रेडिट लिख दे या फिर पार्टी का नाम दे दे तो क्या कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। लास्ट में बोलता है रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल, तो जर्नल में आपको इसको रिकॉर्ड करना है। कहाँ रिकॉर्ड करना है, जर्नल में, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट हम बनाते हैं, इजी क्वेश्चन है, बाकी बहुत सारा होमवर्क दे देंगे, ठीक है। चलिए तो फॉर्मेट मेरे को नहीं खत्म करना चाहिए था, ठीक है। फॉर्मेट तो मेरा यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो कोई असुविधा का बात नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इन द बुक नाम लिखोगे, ऑनर का नाम लिखोगे, ऑनर का नाम नहीं, ठीक है। यहाँ पे ऑनर का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया, मार्चेंट लिखा हुआ है, तो आप मार्चेंट भी लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो बिजनेसमैन है, ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। तो पहला वो कितना तारीख को बिजनेस स्टार्ट किया बाबू, अच्छा पहले तो फॉर्मेट कर लें जर्नल, उसके बाद क्या होगा मंथ डेट, ठीक। उसके बाद और क्या होगा पर्टिकुलर्स, कोई बात नहीं, ठीक है, क्या हो गया, ठीक है। पर्टिकुलर्स आप लोग ना बोर्ड पे फोकस दो, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना, वो हम एडिट कर देगा, जो भी उसमें गड़बड़ होगा ना हम उसको काट देगा। चलिए देखिए पर्टिकुलर्स, उसके बाद फिर क्या होगा ना, इस बार छोटा छोटा लिखने का कोशिश किया है, ठीक है, क्योंकि हमको ना ये थोड़ा रूल्स आपको यहाँ पे डिलीट नहीं करना चाहता, इसको हम हटाना नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि इसको हम दिखा के आपको डेबिट क्रेडिट याद दिलाने की कोशिश करता है। और एक तरफ कौन सा अमाउंट होगा, क्रेडिट अमाउंट, तो आप इसको समझ सकते हो। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेट मेरा रेडी हो गया, आप इसको ना पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मेट ये एक लाइन ये सीधा जाएगा स्ट्रेट, ठीक है। स्केल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लेजर बनाते समय भी आपको स्केल लगेगा और पेंसिल से इसको फॉर्मेट को बनाना है, ठीक है। इसीलिए तो अभी आपको अकाउंटिंग का मतलब बताएगा, उसमें आर्ट और साइंस दोनों होता है, ठीक है, उसका ही मतलब बताएंगे। फिलहाल हम लोग जर्नल पे आ गया है, जर्नल सकता है, उसके बाद आगे धीरे धीरे करके और डिटेल में जाएगा। थ्योरेटिकल चीज जो है, हम थ्योरेटिकल चीज एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके कवर करेगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग में पूरा थ्योरी बताएगा ना आपको बोरिंग फील होगा। ट्रांजेक्शन से जो अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके, लास्ट डे हम लोग पढ़ा था ना इसके बारे में
ट्रांजेक्शन के बारे में, फिर एसेट्स के बारे में थोड़ा बहुत सुना था, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, फिर टीटीएस एसेट्स, कंटिजेंट एसेट्स। ठीक है, आगे चल के भी हम लोग और पढ़ेगा। आगे बढ़े, चलिए पहला ट्रांजेक्शन क्या है बताओ, कौन बताएगा? देखो, ऑन 1 जनवरी 2017 मिला है, मार्चेंट स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹50,000 मिला। बोलो जी, तो 50,000 का स्टार्ट किया बिजनेस। तो इधर देखो किसके पास पैसा आया, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस के पास आएगा, तो बिजनेस डेबिट करेगा। हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन डेबिट क्रेडिट करते हैं ना, ये खर्चा लॉस सोचते हैं ना, किसके तरफ सोचते हो? ये हाथ मेरा बिजनेस है, ठीक है, इसके तरफ से सोचते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस के पास कैश आएगा, तो कैश अकाउंट, पहले डेट बोलो, कितना डेट है? 1 जनवरी 2017। तो बिजनेस के पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कितना रुपया आएगा जितना से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बोलिए। और कैपिटल क्या हो जाएगा? जो भी क्रेडिट में लिखेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, टू बोल के लिखेंगे, और टू के आगे स्पेस दे के थोड़ा लिखेंगे। ये हैबिट बनाइएगा एंट्री लिखते समय। ये आप जर्नल एंट्री सीख रहे हो, आप ऑलरेडी मेरे से 2 एस्पेक्ट सीख चुके हो, उसी को बस आप फॉर्मेट में बढ़िया से लिख पाओगे, वही जर्नल एंट्री बनता है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट कैसे किए, तो कैश आ गया, डेबिट हुआ बिजनेस के पास, और आज नहीं तो कल ये पैसा बिजनेस किसको वापस करेगा? ऑनर को। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैसा देना बाकी है, तो क्रेडिट द गिवर होगा, तो क्रेडिट करेंगे। या किसको क्रेडिट करेंगे? ऑनर का तो नाम नहीं लिखेंगे, उसके जगह पे कैपिटल हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए 50,000 इसका क्रेडिट साइड में भी होगा। आगे बढ़े? नहीं बढ़ेंगे, अभी इसका क्या लिखेंगे? नरेशन बिंग, बोलो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। नरेशन क्या होता है? किसी भी ट्रांजेक्शन या जर्नल एंट्री का। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, हम सारा ट्रांजेक्शन तो इसमें नहीं लिख पाएगा, तो हम 2 या 3 ट्रांजेक्शन लिखेगा, उसके बाद हम उससे इरेज कर देगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग आस्ते आस्ते करके नोट कर लीजिएगा। और आप लॉजिकली ना देखो, ये भी चीज समझने की कोशिश करो कि क्रेडिट क्या हो रहा है, डेबिट क्या हो रहा है, तब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। भले ही आप ऑलरेडी सीख चुका है बेसिक लेवल का, लेकिन आपको यहाँ पे भी दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलो, बॉट गुड्स फॉर कैश। सामान खरीदोगे तो आप सोचो क्या होगा, सामान आएगा और पैसा जाएगा, तो कैश में खरीदे है ना, तो कितना तारीख को खरीद रहे हैं? 17। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज हो जाएगा डेबिट, क्योंकि परचेज आप क्यों डेबिट कर रहे हो जानते हो? क्योंकि परचेज एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। परचेज क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा डेबिट होगा, और आपके पास से क्या जाएगा? कैश अकाउंट कम होगा ना, कैश जाएगा, बैलेंस कम होगा, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो जाने से या घटने से क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो इसको भी आप इससे कोरिलेट करते जाइए। गोल्डन रूल से हम इसको शॉर्टकट में लिख दिया है, ठीक है, आपको, ताकि दिमाग में स्टोर आए। ऐसे तो गोल्डन रूल में जाओगे तो पर्सनल अकाउंट का 2 रूल है डेबिट और क्रेडिट करने का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट के बारे में कब सोचते हैं? जब किसी पर्सन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रहता है। रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब आने से डेबिट, जाने से क्रेडिट। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट में क्या बोला? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है बोलो? नरेशन लिखेंगे, बिंग, क्या बोला है? कुछ भी आप लिख दो, शॉर्ट में आपको लिखना है इसको, बिंग परचेज गुड्स, परचेज गुड्स भी लिखने से काम हो जाएगा। ठीक है, परचेज गुड्स, ठीक है, गुड्स परचेज किया, अमाउंट बोलिए कितना का खरीदा था, तो आप देख सकते हो 2500 रुपया डेबिट में है और 2500 क्रेडिट में। एक बात, इंपॉर्टेंट बात, देखिए हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें भी ट्रांजेक्शन था, लेकिन उसमें हम लोग जस्ट आइडेंटिफाई करता था 2 एस्पेक्ट। तो 2 एस्पेक्ट तो यही वाला था ना, जो आप एक डेबिट में लिख रहे हो, क्रेडिट में लिख रहे हो, और उसको डेबिट क्रेडिट करना सिखाते थे, जस्ट किससे? गोल्डन रूल के मदद से। आज उसी चीज को हम एक फॉर्मेट में फिट कर दे रहे हैं, तो वही क्या हो जा रहा है? जर्नल एंट्री। तो ये जर्नल एंट्री हो गया। ये क्या हो गया? जो बिंग करके लिख रहे हो, नरेशन। नरेशन क्या होता है? शॉर्ट में एक्सप्लेन करता है जर्नल एंट्री को और ट्रांजेक्शन को समझने में। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कैश सेल्स है, 4 तारीख के बाद, नहीं, बॉट फर्नीचर है, 4 तारीख को
4117, ये डेट है 4117। फर्नीचर खरीदोगे तो क्या आएगा, फर्नीचर आएगा और क्या जाएगा, कैश जाएगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितना कितना आया 1700। एक इंपॉर्टेंट बात है बाबू, ऊपर वाला में गुड्स आया था तो हम लोग परचेज लिखे थे, नीचे वाला में एसेट्स आया। तो याद रखिएगा, ये बच्चा लोग गलती करता है, जब भी आपके पास एसेट्स आएगा तो एसेट्स का नाम लिखिएगा, और गुड्स जब आएगा तो गुड्स के जगह पे परचेज खर्चा मान के डेबिट करिएगा, और गुड्स जब आप बेचोगे तो सेल क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सेल इनकम होता है इसीलिए क्रेडिट होता है। एसेट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये चीज एसेट्स है, जनरली जो चीज एसेट्स आप समझोगे उस चीज एसेट्स ही रहेगा, जैसे फर्नीचर, और क्या होता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, बिल्डिंग को ही बोलते हैं, और ही बहुत सारा एसेट्स है। ठीक है, स्टॉक, डेटर, ये सब एसेट्स होता है। ठीक है, जो भी है करेंट एसेट्स होता है, लास्ट का जो दो बोला। तो ये चीज यदि आप जैसे जो फिक्स्ड एसेट्स हम बोला ना, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इन सब का यदि आप डील करोगे, सेल करने के लिए खरीदोगे, तब वो गुड्स बन जाएगा। और यदि आप उसको यूज करने के लिए इंटेंशन से खरीद रहे हो तो वो चीज आपके लिए क्या हो जाएगा, एसेट। तो यहाँ पे देखो फर्नीचर में कुछ वैसा ट्रांजेक्शन में बोला नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये मेरे लिए क्या है, एसेट है। ठीक है, तो नरेशन लिख देते हैं इसका, बिंग बॉट फर्नीचर, ये अच्छा से लिख दो। ठीक है, बॉट क्या किया हम लोग, फर्नीचर। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको अभी हम फिनिश करेंगे, इरेज करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ ये आपको डेबिट क्रेडिट लिखना पड़ेगा, ये फॉर्मेट का रूल है। आपको आगे टू के आगे स्पेस छोड़ना पड़ेगा। नारेशन आपको हर एंट्री में लिखना चाहिए, जब तक स्पेसिफिकली किसी क्वेश्चन में चला के ना बोल दे, आपको नारेशन हमेशा देना चाहिए। ठीक है, कभी कभी आप फ्यूचर में पढ़ोगे कहीं कहीं किसी किसी चैप्टर में, उसमें जर्नल एंट्री ही आता है। ठीक है, उस टॉपिक में, और उसमें यदि बोल देता कि नहीं नारेशन का दरकार नहीं है क्वेश्चन में, तब आप नारेशन मत लिखिएगा। नहीं तो आप किसी भी एग्जाम में लाइफ में यदि आप एंट्री पास करते हो किसी भी लेवल पे, तो आपको नारेशन देगा तो आपको एंट्री लिखना चाहिए, क्योंकि सॉरी क्या लिखना चाहिए, नारेशन लिखना चाहिए। एंट्री पास करते समय नारेशन लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसको खत्म करें। ठीक है, तो देखिए इसको हम करता है खत्म, क्योंकि मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम है। तो 4 तारीख तक हम एंट्री पास कर चुका है, उसके आगे का एंट्री अभी फटाफट पास करके क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ नया चीज भी नहीं है, पुराना वाला ही बात है बस। क्या, चलिए चलिए आइए, कितना तारीख है, 4 तारीख के बाद 6 तारीख है ना, कैश सेल्स इजी है। इसके नीचे 4 तारीख के बाद सेम फॉर्मेट में जो अभी हम आपको ट्रांजेक्शन किया ना, ट्रांजेक्शन का जो एंट्री पास किया ना हम, तो इसको खत्म कर दिया। आप इसी में कंटिन्यू इस फॉर्मेट को करिएगा पूरे पेज पे, और 4 तारीख के बाद के नीचे में 6 तारीख लिख के ट्रांजेक्शन का पास करिएगा। तो 6 तारीख को कितना है, 6 जनवरी कितना है, 2000 क्या है 17 है, जो भी रहेगा ईयर डाल दीजिएगा। ठीक है, डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया। ठीक है, चलिए कैश सेल्स का एंट्री क्या होता है, पैसा आएगा और क्या होगा, जाएगा, और क्रेडिट करेंगे तो सीआर लिखेंगे, और डेबिट करेंगे डीआर। कितना का सेल किए हो, 1500 का, तो 1500 डेबिट में और 1500 क्रेडिट में। बीइंग नरेशन क्या लिखोगे, कैश सेल्स। ठीक है, शॉर्ट में लिखना रहता है नरेशन। ठीक है, आगे आगे क्या है बोलो, 8 तारीख को बुबाई स्टोर। ठीक है, तो देखो बुबाई स्टोर को हम सामान बेच रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, गुड्स तो जाएगा, पैसा नहीं आएगा, क्योंकि कैश में नहीं बेच रहा है। क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी याद रखिएगा, हम आपको लास्ट डेट बताए थे कि पार्टी का नाम दिया रहेगा तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, ये बात याद है ना आपको, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो बुबाई स्टोर से पैसा पाना बाकी है। एक बार डेट बोल दो तो बाबू, 8/1/17। तो यहाँ पे लिखेंगे बुबाई स्टोर्स डेबिट, डेबिट रिसीवर होता है पता ना सबको, और सेल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि सेल क्या है, इनकम है। कितना में बेचे हो बोलो तो
₹2500 में, तो 2500 डेबिट में जाएगा और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। नारेशन सर वही, गुड्स सोल्ड टू बुबाई स्टोर। आपको यदि किसी ट्रांजेक्शन में नारेशन नहीं समझ में आएगा तो आप पूरे ट्रांजेक्शन को ही क्या कर देगा, बिंग लिख के नारेशन में छाप देगा, कॉपी पेस्ट कर दोगे, ठीक है। 8 तारीख के बाद कितना तारीख है बोलो, 9 तारीख है। पेड फॉर स्टेशनरी, इजी है। तो 9 तारीख को हम स्टेशनरी खरीदा। सबको पता है स्टेशनरी क्या होता है, हाँ, जो भी आप ऑफिशियल वर्क के लिए जो यूज करते हो ना, पेन पेंसिल A4 साइज पेपर वगैरह वगैरह, वो होता है स्टेशनरी। खर्चा होता है बिजनेस के लिए, तो खर्चा होने से क्या करेंगे, एक्सपेंस होने से डेबिट में लिखेंगे, इसीलिए हम डेबिट किया। और पैसा जाने से क्या होगा, बोलिए, खरीदेंगे तो पेड करेंगे तो पैसा गया ही होगा। स्टेशनरी कितना का खरीदे हो, ₹150 का, 150, ठीक है। उसके बाद बिंग क्या नरेशन लिखेंगे, पेड फॉर स्टेशनरी। चलिए इसको हम कम कर दिया, खत्म। स्टेशनरी अच्छा से लिख लेना है, यहाँ लिख देता है, चलो स्टेशनरी। आगे देखिए 9 तारीख के बाद कितना तारीख का एंट्री है, 22 तारीख, एक मिनट, 12 तारीख, ठीक है। 9 के बाद 12 है, 12 का एंट्री हुआ है रिसीव कैश फ्रॉम बुबाई स्टोर। इसको हमको समझाने के लिए एक काम करना है, ये जो हम 6 तारीख वाला एंट्री है ना, मेरे पास स्पेस का कमी है ना, तो हम सिर्फ इसी को खत्म कर रहे हैं, समझ गए, सिर्फ किसको खत्म कर रहा है, समझ में आ जाएगा। 8 तारीख वाला नहीं किया, हम सिर्फ 6 तारीख वाला किया। अब हम ऊपर में कर दे रहा। आप लोग क्या करेगा, अपने कॉपी में 9 के बाद कितना तारीख आएगा, 12 तारीख आएगा, 12 1 17। बुबाई स्टोर से जब आपको पैसा मिलेगा तो यहाँ पे इन फुल सेटलमेंट है, आंसर है नहीं, तो इसका मतलब है कि जो मिल रहा अभी उतना मिलेगा, जो बाकी होगा बाद में मिलेगा, ठीक है। तो बुबाई स्टोर क्या होगा, डेबिट होगा, नहीं कैश डेबिट होगा। ये देखो जब आप सेल किए थे ना, इसीलिए हम इसको अभी खत्म नहीं किया, इरेज नहीं किया। बुबाई स्टोर को देखो हम डेबिट करवाया था, देख रहे हो। जब हम सेल करेंगे तो बुबाई स्टोर क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा ना, क्योंकि देखो, हाँ लॉजिक मेरा ये रहता है, डेबिट द रिसीवर, मतलब पैसा मिलने वाला था तो आप डेबिट करवा दिए थे। पर्सनल अकाउंट के बारे में फटाक से हम कैसे सोच लिया बोलो तो, क्योंकि किसी भी पर्सन, और आर्टिफिशियल पर्सन हो चाहे कोई भी पर्सन हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, जैसे ही उससे ट्रांजेक्शन करेंगे कैश क्रेडिट में, कैश में करेंगे तब नहीं, कैश दे देगा तो टेंशन नहीं है, ठीक है। क्रेडिट में करेंगे, वैसे ही हमको समझ में आ जाना चाहिए। ओहो, अब डेबिट द रिसीवर होगा या तो फिर क्रेडिट द गिवर होगा। तो यहाँ सेल किया था तो रिसीवर था, तो हम डेबिट किए थे, अब हमको पैसा दे दिया तो उसके लेजर को क्या करेंगे, कैंसिल, उड़ा देंगे लेजर को। और लेजर को जब कैंसिल करना रहता है ना, लेजर इसी को बोलते हैं, जो बुबाई स्टोर अकाउंट है ना, इसी का आगे लेजर बनाएंगे। तो अकाउंट बोले चाहे लेजर बोले, एक ही समझ लेना। तो बुबाई स्टोर का जो अकाउंट है ना, इसको खत्म करेंगे, तो जब पाना बाकी था तो डेबिट किए, जब दे देगा तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब हमको कंक्लूजन बोलने दो। ₹300 क्या है सर अभी, क्योंकि 2500 मिलने वाला था, 2200 मिला, तो अभी भी वो 300 ड्यू है, ठीक है। बिंग, हाँ वो डेबिट बैलेंस है, क्या है वो सर, डेबिट वाला ज्यादा है ना, तो डेबिट बैलेंस। आगे सब सिखाएंगे, बैलेंस जो करना है ना लेजर में सीखेंगे, ठीक है, जर्नल का वो पार्ट नहीं है। तो चलिए बिंग में कैश रिसिप्ट बुबाई स्टोर, हम BS लिख दे रहा, ठीक है, बुबाई स्टोर्स, ठीक है। कैश, बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम बुबाई स्टोर्स, ठीक है। अब हम इसको 8 और 9 तारीख वाला को खत्म करता है, और हमको एक ही ट्रांजेक्शन करना है ना, और अच्छा एक ही करना है, तो उसी को खत्म करके हम ट्रांजेक्शन कंप्लीट करता है। चलिए आइए इसको कंप्लीट करता है, उसके बाद देखिए चलिए कितना तारीख है बाबू, फटाक से बोलो, 15 तारीख है, 15 1 17, 15 जनवरी को क्या बोला है,
परचेज गुड्स फ्रॉम बापी ट्रेडर। तो बापी ट्रेडर से देखो, पहले तो आपको कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इसको फटाक से कैच करना है। तो क्रेडिट है क्योंकि पार्टी का नाम दिया, चाहे ऑन क्रेडिट बोल दिया, तो पार्टी का नाम है ना बापी ट्रेडर। तो बापी ट्रेडर क्या हो जाएगा, डेबिट, सॉरी परचेस कर रहा है ना, तो गुड्स आएगा, तो गुड्स की जगह पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। और ये पैसा किसको देना बाकी है, बापी ट्रेडर को ना। तो क्रेडिट द गिवर होता है, याद आ रहा है, बापी ट्रेडर को देना बाकी है, तो क्रेडिट द गिवर होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल में क्या होता है, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब है जिसको देना बाकी है उसको क्रेडिट कर दो। तो बापी ट्रेडर क्या होगा, क्रेडिट होगा। परचेज खर्चा है, डेबिट होगा। बापी ट्रेडर को देना बाकी क्रेडिट होगा। अमाउंट बोलो तो एक बार, 1700, 1700 डेबिट में और क्रेडिट में 1700। बिंग गुड्स परचेज्ड, परचेजेस फ्रॉम बापी ट्रेडर, ठीक है, बापी ट्रेडर। तो ये हो गया हम लोग का ट्रांजेक्शन कंप्लीट। इसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री, हम फॉर्मेट में पास किया। क्लियर है। और ये जो मेरे ट्रांजेक्शन, जो मेरा क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन में मात्र कितना ट्रांजेक्शन था, 3 3 6 1 7 था, सातों को हम लोग कर दिया। इसके अलावा अब हम लोग जो करने जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेगा। ठीक है, आगे जो अभी हम लोग करेगा, कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट हम पढ़ा देता है, एक दो तो छोटा छोटा चीज थ्योरेटिकल बात, उसके बाद हम लोग क्लास को ऑफ कर देगा। ठीक है, मतलब जर्नल में बेसिकली यही होता है। आपको यदि 2 एस्पेक्ट आएगा तो आप इजी तरीका से जर्नल में एक डेबिट को क्रेडिट को कर लेगा, तो आपको बहुत सारा झुंबक भी मिलेगा। तो बोले आगे, चलिए देखिए, इसको हम खत्म कर दिया। हाँ, जिसका भी कोई यदि मतलब कॉपी नहीं की हो तो आप बाद में भी कॉपी कर लेना। ठीक है, बाई चांस यदि छूट गया हो तो थोड़ा सा कुछ थ्योरेटिकल बात फटाफट किया जाए। डिस्काउंट के बारे में समझ गए थे क्या? हाँ, डिस्काउंट के बारे में नहीं सुना था? चलिए देखिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन किया जर्नल का पूरा, अब हम लोग जा रहा है फिर से वही वाला स्टाइल, एक थ्योरी पढ़ेंगे, उस थ्योरी से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन होगा तो उसका 2 एस्पेक्ट देखेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं ना होगा कि भैया अभी कुछ देर पहले जर्नल पढ़ा रहे थे, अब फिर 2 एस्पेक्ट पढ़ा रहे। अरे 2 एस्पेक्ट आप जान जाओगे तो जर्नल तो आप इजीली लिख नहीं लोगे फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, उसका जर्नल ही हम पास करके दिखा देगा। ठीक, चलिए, पहले आपको ये बताना होगा कि सर डिस्काउंट कितना तरह का होता है। तो देखिए, डिस्काउंट जो होता है ना, इसका थ्योरी भी एग्जाम में आ सकता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट जो रहता है ये अवेलेबल टू ऑल पर्सन होता है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो किसके लिए होता है? अवेलेबल होता है टू ऑल पर्सन, मतलब जनरल पर्सन, ऑल पर्सन के लिए, जनरल पर्सन के लिए बोल सकते हो। जनरल पर्सन मतलब हो गया सबके लिए, जनरल हम बोल रहे हैं। ठीक है, जर्नल नहीं बोल रहा है, जनरल पर्सन, समझ गए? पर्सन, पर्सन मतलब इंसान। ठीक है, लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है ना, कैश डिस्काउंट जो होता है ये अवेलेबल होता है, मतलब किसको मिलेगा कैश डिस्काउंट? टू स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन। सर ये क्या बता रहा है, समझा दीजिए। देखो आपको बता दें, जैसे आप कोई गुड्स खरीदने गए मार्केट में, वहां पे बाई 1 गेट 1 फ्री का ऑफर है, मतलब एक बाई करोगे, एक बाई 1 गेट 1 फ्री, मतलब एक खरीदोगे एक के साथ एक फ्री होगा। तो आपको याद दिला दिए सबके लिए है, सिर्फ ऐसा नहीं ना कि आप ही के लिए है, वो सबके लिए है। तो वो ट्रेड डिस्काउंट में हो जाता है, वो किस में चला जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट में। लेकिन मान लो आप किसी को सामान बेचे, ठीक है, आप उससे 1 लाख रुपया पा रहे हो, बट वो पहले जब आप बेचे थे ना तो बोला था कि आप जनवरी में बेच रहे हो ना, तो आपको हम मई में देंगे, पैसा देंगे। मतलब आप सामान कब बेचे? जनवरी में। पेमेंट कब आने वाला है? मई में आने वाला, मई में आने वाला, मई में। ठीक है, अब आपको ना फैब में ही पैसा का दरकार है, तो आप क्या किए, उस आदमी को फोन किए और बोले कि भाई तुम लाख रुपया में काम करो, 10,000 का डिस्काउंट ले लो, लेकिन फरवरी में ही मेरे को 90,000 रुपया दे दो। तो ये कैश डिस्काउंट हो गया, मतलब आप किसी से पैसा पा रहे हो या फिर आपको किसी को पैसा देना है,
उस केस में आप डिस्काउंट करा लिए या फिर डिस्काउंट दे दिए या फिर डिस्काउंट ले लिए, ठीक है, उसको हम लोग कैश डिस्काउंट बोलेंगे। अब एक बात बताओ, कैश डिस्काउंट क्या सबको मिल जाएगा? सिर्फ किसको मिलेगा? जो जिससे आपका रिलेशन है, जो स्पेसिफिक पर्सन से आप ट्रांजेक्शन किया है, सबसे तो मिलेगा नहीं। सबसे मिलेगा तब तो फिर कल्याण हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट सब किसी को भी मिल सकता है और कैश डिस्काउंट रिलेशन बेसिस पे मिलता है या काम बेसिस पे मिलता है। तो इसीलिए हम एक डिफरेंस बना दिया कि कैश डिस्काउंट जो अवेलेबल होता है वो स्पेसिफिक पर्सन को मिलता है जिससे आपका ट्रांजेक्शन ड्यू है, ठीक है। आगे बढ़े, और एक बात बताएं, इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। नॉट रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं ना, जर्नल पास करते हैं ना, ट्रांजेक्शन और टू एस्पेक्ट, आपको बता दें ट्रेड डिस्काउंट का जो इफेक्ट है ना, उसको अपने जर्नल पास करने जाएंगे, अभी हम इसका एक करा देगा, उसमें हम लोग उसका इफेक्ट हटा देते हैं। मतलब जैसे मान लो कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट का इफेक्ट जो है ना रिकॉर्ड होता है, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट किसको बोलो तो बाबू, किसको रिकॉर्ड करते हैं? हाँ, कैश डिस्काउंट को, ठीक है। लेकिन हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को नहीं करते हैं। अब आपको समझाना चाहता है कि क्यों नहीं करते हैं। एक ट्रांजेक्शन लेता है, ठीक है, बोले आगे। डिस्काउंट देखो, अवेलेबल टू स्पेसिफिक पर्सन का मतलब हो गया कि जिससे मेरा रिलेशन है, जिससे मेरा ट्रांजेक्शन है, हम उसी को डिस्काउंट देंगे। जैसे हम इसका क्या एग्जांपल दिए थे कैश डिस्काउंट का, मान लो हम किसी को सामान बेचें, उसको हम जनवरी में सामान बेचा और उसको मैंने बोला पेमेंट देना है आपको, तो बोला भैया मई में हिसाब क्लियर होगा, तो उस दिन हो गया सेटल्ड कि मई में मेरे को पैसा 1 लाख रुपया मिलेगा क्योंकि हम उसको सामान बेचे हैं। बट तो क्या हुआ कि मेरे को फरवरी में बहुत पैसा का दरकार हो गया, फैब में, ठीक है, बहुत इमरजेंसी है। अब हम उसको फोन घुराया, बोला भाई तुम एक काम करना 10,000 का डिस्काउंट ले ले, बट मेरे को तुम 90,000 दे दे, लेकिन फैब में ही दे दे। तो हम ये उसको कैश डिस्काउंट दे रहे हैं ताकि वो अर्ली पेमेंट मेरे को पैसा का कर दे, लालच दे रहे हैं। तो इस डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। इस अकाउंट को, ये स्पेसिफिक पर्सन हो गया ना जिससे हम ट्रांजेक्शन किए, उसी को दे रहा है ना, कि किसी को भी दे देंगे, स्पेसिफिक पर्सन हो गया। और ऐसा डिस्काउंट को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मतलब आप याद करो, इन फुल सेटलमेंट में से पढ़े थे, उसमें डिस्काउंट देते थे ना हम लोग। इन फुल सेटलमेंट में याद है किसी को डिस्काउंट देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ, कम पेमेंट करता है, हिसाब पूरा क्लियर, वो कैश डिस्काउंट ही होता है। कैश डिस्काउंट को हम लोग डेबिट क्रेडिट करेंगे अपने बुक्स में। यदि फायदा होगा डिस्काउंट अलाउड है, नुकसान होगा डेबिट साइड में, और फायदा होगा डिस्काउंट रिसीव है तो क्रेडिट साइड में। याद करो ये बात, फायदा होगा तो क्रेडिट साइड में, नुकसान होगा तो डेबिट साइड में। और एक इंपॉर्टेंट बात बताएं, इसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं बट इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। आइए समझते हैं इसको ट्रांजेक्शन से। तो कितना हम लोग ट्रांजेक्शन ऑलरेडी कर चुका है, जो अपना नंबरिंग चल रहा था, नंबरिंग 44, तो 45 चलेगा, ठीक है। ये यदि आगे पीछे होगा तो इसमें कोई टेंशन वाला, वरीड वाला बात नहीं कि एकदम अरे सर आगे पीछे हो जा रहा है। ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा भी ट्रांजेक्शन का कोई लिमिट नहीं होता, ठीक है। आपको बस अपना कॉन्सेप्ट रेडी करना है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। आने जाने में नहीं समझ में आएगा, खर्चा और इनकम सोचेंगे, खर्चा क्या है या फिर इनकम क्या है, ठीक है। खर्चा इनकम नहीं समझ में आएगा तो पर्सनल अकाउंट के बारे में भी सोच सकते हो कि हमको पैसा पाना है या फिर देना बाकी है। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। चलिए अभी हम समझते हैं 45 नंबर ट्रांजेक्शन। इसका हम लोग टू एस्पेक्ट निकालेंगे, ठीक है। टू एस्पेक्ट निकाल लोगे तो इजी तरीका से डेबिट क्रेडिट करके फॉर्मेट में तो लिख ही लोगे, डेबिट पहले लिखेंगे फिर क्रेडिट लिखेंगे। चलिए हम बोलता है परचेज गुड्स इन कैश, ठीक है, एट डिस्काउंट, एट ट्रेड डिस्काउंट, परचेज गुड्स ₹50,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 10%। मतलब जो आप गुड्स खरीदे हो ना, ठीक है, उसमें 10% का डिस्काउंट है। और ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड मतलब होता है खरीद और बिक्री करना, परचेज और सेल।
ये डिस्काउंट सिर्फ आपके लिए नहीं है, कोई भी बंदा उस दुकानदार के पास जाएगा उसका यही रहेगा कि गुड्स 50,000 में खरीदो कैश में, हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। 50,000 कैश में खरीदो, हम आपको कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे? तो ये ट्रेड डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या बोला था? नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा? परचेज आपका क्या है? खर्चा है, तो परचेज क्या हो जाएगा? डेबिट। से क्या हो जाएगा? जाएगा। तो दूसरा एस्पेक्ट क्या करेंगे? क्रेडिट। बट यहाँ अमाउंट जानते हो कितना आएगा? 45,000 आएगा। सर 50,000 है ना, ये टोटल 50,000 है। इसको समझने के लिए यहाँ पे 50,000 का 10%, अच्छा इसको एक काम करो माइनस में करना ना, तो 50,000 का 10% कितना आएगा? तो या तो आप कैलकुलेटर से निकाल लो, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। याद रखिएगा 10% कभी भी निकालना होगा तो एक जीरो कट जाएगा, और कैसे कटता है उसका हम प्रूफ भी दिखा देता है। देखो 50,000 लिखे तो इंटू 10% हटाओगे तो नीचे में क्या आएगा? 100 आएगा। 50,000 इंटू 10% हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा? 100 आएगा। तो ये जीरो काट दो बस, तो कितना हो गया? 500 इंटू 10 कितना आ गया? 5,000 डिस्काउंट, आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। तो आपके लिए उस गुड्स का दाम क्या 50,000 पड़ा कि 45,000 पड़ा? आंसर है सर 45,000 पड़ा। तो सर यहाँ पे कहीं पे डिस्काउंट आप डेबिट क्रेडिट नहीं करोगे? आंसर है नहीं करेंगे, क्योंकि कौन सा डिस्काउंट है ये? ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। डायरेक्ट क्या करिएगा, ट्रेड डिस्काउंट से आप अमाउंट जो है उसका हटा दीजिएगा, कोई भी डेबिट क्रेडिट नहीं होता। सर डेबिट क्रेडिट कौन से डिस्काउंट में करते हैं? कैश डिस्काउंट में करते हैं, जो पेमेंट करने के लिए या पेमेंट लेने के लिए जो डिस्काउंट हम लोग देता है। दोनों बात समझ में आ रहा है? डिस्काउंट का क्या यूज है, ठीक है। तो मतलब फाइनल हम इसको क्लास को ऑफ करता है, एक बार हम गो थ्रू करा देता है। परचेज गुड्स इन कैश 50,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट है? 10% है। तो ये ट्रेड डिस्काउंट 50,000 सामान का दाम है, जिसमें 10%, 50,000 में एक जीरो हटेगा, 10% में एक जीरो कटता है, और यदि 1% करोगे ना 50,000 का तो दो जीरो कटेगा, ठीक है। मतलब दो जीरो हटा दोगे, तो सिंपल सा दो जीरो जैसे ही हटाओगे ना, ध्यान से सुनिएगा, तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। मतलब 10% में कितना जीरो हटाता है? एक जीरो, और 1% निकालना होगा तो कितना जीरो हटेगा? दो जीरो। हालांकि यहाँ पे कितना कितना परसेंट निकालना है? 10%, तो कितना जीरो हटेगा? एक जीरो। तो 50,000 में 5,000 जाएगा, तो सिंपल सा 45,000 से डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। आपको 5,000 का जो इफेक्ट है ना, वो आपको नहीं दिखाना है अपने अकाउंट्स में। कहीं दिखा है यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अलाउड? तो आंसर नहीं दिखाना, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल समझ में आया। तो देखिए अब हम लोग आज क्या पढ़ा, इसको हम लोग पूरा पैक करता है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले जर्नल का बारे में समझा कि जर्नल ट्रांजेक्शन से होता है, ये प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री है। फिर जर्नल से हम लोग लेजर बनाएंगे, सब चैप्टर है, लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट, फिर अगले साल फिर क्या चीज का खोज में हो जाएगा, फिर ट्रांजेक्शन में चल जाएंगे। इसको हम लोग शायद अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। इसको साइड में रखो, इसको और डिटेल में करा देगा आगे। उसके बाद हम लोग फिर एक क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें एकदम इजी क्वेश्चन था, उसको हम लोग प्रैक्टिस किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ा थ्योरेटिकल चीज में क्या रखा आज हम लोग? डिस्काउंट। लास्ट क्लास में हम लोग एसेट्स पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ा डिस्काउंट। डिस्काउंट में दो तरह का डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो किसी भी जनरल पर्सन को मिलता है, जो भी उस दुकानदार के पास जाएगा खरीदने, ये ट्रेड डिस्काउंट जो था सबके लिए ऑफर होता है। बट कैश डिस्काउंट किसके लिए रहता है? स्पेसिफिक पर्सन के लिए। ट्रेड डिस्काउंट को जो डेबिट क्रेडिट है उसका इफेक्ट अकाउंट्स में नहीं आता है, लेकिन कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग एक ट्रांजेक्शन भी लिया यहाँ पे कि परचेज गुड्स इन कैश करेंगे 50,000 और उस पर ट्रेड डिस्काउंट रहेगा 10%। तो सिंपल सा जितना भी परचेज वैल्यू है उस पर 10% हटा देंगे, परचेज एक खर्चा है डेबिट हो जाएगा, और कैश में खरीद रहे हैं ना तो पैसा चला जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर इसका नारेशन भी आपको यही लिखना है, बिग परचेज गुड्स इन कैश एट ट्रेड डिस्काउंट 10%, ठीक है। आज हम नारेशन डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिख दिया। हम अभी तक जितना भी 5 क्लास दिया है उसमें हम लोग क्या किया? डेबिट क्रेडिट लिखता था, किसके मदद से? गोल्डन रूल की मदद से, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। यदि देखिए ये वीडियो यूट्यूब में हम रिकॉर्ड कर रहा है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा, और सॉरी वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और काफ़ी कंसंट्रेशन भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। थैंक यू।